हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। और आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आज रिजल्ट आया है यूपीएससी का और बहुत ही अच्छा किया है बच्चों ने। और आप देखेंगे जो किस तरह से बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उसको देखकर काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। और आपको पता ही हम ऐसी क्लासेस देते रहते हैं यूपीएससी के लिए स्पेशल। तो आज फिर हम आपसे इस बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रॉपरली आज मैं आपसे कुछ पॉलिटिकल जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, आज इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। तो देखिएगा, एक वन सेकेंड प्लीज। देखिए भाई, अब यहां सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए आप। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है भाई, इसमें दो चीज़ें लिखी हैं। एक तो आपके सामने है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक लिखा है इसमें एक्स्ट्रा लीगल। भाई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, एक्स्ट्रा लीगल क्या होता है? भाई ऐसी चीज़ें जो संविधान से बाहर हैं और कानून भी नहीं बनाए गए हैं, वो कानून से बाहर हैं तो फिर भी वो काम करती हैं। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल, तो ये क्या होती हैं? ये है आपकी, एक तो है एनडीसी, एक है आपकी गवर्नर कॉन्फ्रेंस जो होती है, एक जोनल काउंसिल होती है, एक इंटरस्टेट काउंसिल जो है। ये चार चीज़ें दे रखी है। तो इनमें से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा लीगल जो है वो कौन सी है? याद रखना, जब संविधान के किसी भी भाग के अंदर वो चीज़ें ना दी गई हो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। जो किसी भी लीगल के तहत ना रखी गई हो उसे हम एक्स्ट्रा लीगल कहते हैं। ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखें तो इंटरस्टेट काउंसिल जो है उसका आर्टिकल है 263। इसका मतलब क्या है? संविधान के अंदर एक आर्टिकल है जिसमें इंटरस्टेट काउंसिल दी गई है। तो इसका मतलब साफ है, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एक्स्ट्रा लीगल नहीं है, ये संविधान के अंदर है। इसका मतलब साफ है कि ये इन चारों के अंदर ये चीज अलग है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 किस में आते हैं? वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं? वो इसके अंदर आते हैं। आप देख रहे हैं, अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन पर, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए भाई, यहां पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स। भाई ऐसे कौन से, इनमें दिए गए मैटर्स में ऐसे कौन से हैं? देखो, इज पॉसिबल ओनली, जितनी चीजें आपके सामने दी गई है। अगर हम बात करते हैं, जो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, किन चीजों में जितने स्टेट हैं, मान लो 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में से कम 14 राज्य, जो 14 राज्य हैं, कोई अमेंडमेंट करना है भाई, कोई कानून बनाना है, तो उनमें वो कौन से मैटर हैं जिनमें उनकी जरूरत पड़ती है और कौन सा मैटर ऐसा है जिनमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सी बात है, कोई भी संशोधन, कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है तो वो कौन से मैटर है जिसमें आधे राज्यों की परमिशन की जरूरत होती है और ऐसा कौन सा नहीं है जो नहीं होती है। पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर आपको दोनों चीजें मैं एक सिलेबस की तरह समझा रहा हूं। ठीक है, हमारा मकसद सीधा आंसर को ही क्लिक करना नहीं है। अभी मैं आपको इन क्वेश्चन से ही आपको डायरेक्ट सिलेबस करा रहा हूं। तो भाई अगर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात होती है तो यहां पर भी आधे राज्यों की कोई भी अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, अमेंडमेंट लिखा ना कि अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन, केवल आधे राज्यों की स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो इसमें भी जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट में राज्यों की भागीदारी के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में
अगर बात करेंगे तो राज्यों का हिस्सा होता है भाई, राज्यों का हक होता है, तो उसमें भी आधे राज्यों की परमिशन की जरूरत होती है। 7वां शेड्यूल क्या है? 7वां शेड्यूल क्या है बच्चों? जो 7वां शेड्यूल है उसमें क्या है? यूनियन और स्टेट का कोरिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आपको पता है 12 शेड्यूल होते हैं बच्चों, 12 शेड्यूल। और 12 शेड्यूल के अंदर अगर हम बात करें तो 7वां शेड्यूल जिसके अंदर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे एजुकेशन की बात करते हैं तो दोनों का है, किसमें है? वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। अगर हम डिफेंस की बात करें तो किसमें है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। तो ऐसे स्टेट की, सेंटर की, दोनों की पावर्स होती हैं। तो इस मामले में राज्य आते हैं ना, तो इसमें भी आधे राज्यों की परमिशन की जरूरत पड़ती है बच्चों। अब बचा आपका अबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेचर काउंसिल इन अ स्टेट। भाई आपका स्टेट है, आपका राज्य है, और आपके राज्य में एक होती है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, एक जिस राज्य में होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद बोलते हैं बच्चे। अब हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, केवल विधानसभा है यहां पर। तो अगर हरियाणा बनाना चाहता है विधान परिषद तो क्या करना पड़ेगा भाई? इसका पर्सनल मैटर है, क्योंकि पर्सनल मैटर है तो ये बिल पास करेगा, उसके बाद पार्लियामेंट पास करेगी। तो इसमें सभी राज्यों या आधे राज्यों का मैटर नहीं है, सभी राज्यों या आधे राज्यों का मैटर नहीं है। इसीलिए जो पॉसिबल है वो कौन से मैटर है? दिए गए जो फॉलोइंग चीजें हैं इनमें से इसमें जरूरत पड़ती है, इसमें जरूरत पड़ती है, इसमें जरूरत पड़ती है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और उससे पहले आपको बता देता हूं भाई 12 शेड्यूल होते हैं संविधान के अंदर। जो हमारा मूल रूप से संविधान है इसमें 8 शेड्यूल थे बेटा। उसके बाद 9 जोड़ा गया, 10 जोड़ा गया, 11 जोड़ा गया, 12 जोड़ा गया। अगर मैं 9th की बात करूं, लैंड रिफॉर्म्स आते हैं 9th में। और मैं 10th की बात करूं तो इसमें दल बदल, एंटी डिफेक्शन एक्ट कानून आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 11वें की, इसमें पंचायत आती, विलेज पंचायत के बारे में है। और 12वां जब जोड़ा गया तो इसमें आता है आपका जो म्यूनसिपैलिटीज है। तो 12 शेड्यूल होते हैं। 7वां जो शेड्यूल है वो मैंने बताया, इसमें लिस्ट होती है सेंट्रल स्टेट की, और दोनों की मिलाकर कौन सी शक्ति किसके पास है, कौन सा टैक्स किसके पास है, क्या पावर किसके पास है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो यहां एक चीज क्लियर होनी चाहिए, इनमें से जो 3 मैटर है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट होता है तो इसमें आधे राज्यों की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो है, अगर मैटर बात करें पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की बात करते हैं किसमें? रिप्रेजेंटेशन में। तो स्टेट की बात करें तो आधे राज्यों की जरूरत पड़ेगी ना। उनका सभी का एक ज्वाइंट सिस्टम है यहाँ पर भाई। उनकी हक की बात करते हैं, उनके राइट की बात करते हैं। लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, 7वां शेड्यूल सभी राज्यों के साथ है बेटा। तो लाजमी है इसमें भी आधे 14 राज्यों की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, या फिर यूटी में भी जो विधानसभा है उनमें भी उनको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, आर्टिकल, जो आर्टिकल है, मैं साइलेंट कर देता हूं फोन को 1 सेकंड के लिए। ये देखिए, अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन कहता है जो आर्टिकल 156 है, 156 है, उसमें क्या है भाई? सिंपल सी बात है, Constitution of India provides that a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Which of the following can be deduced from this? भाई 156 मतलब 156 जो आर्टिकल है वो संविधान के तहत क्या प्रोवाइड करा रहा है? एक गवर्नर का ऑफिस राष्ट्रपति गवर्नर को भेजता है, 5 वर्ष के लिए भेजता है। और इसके तहत जो दिए गए ऑप्शन में है वो कौन सा मैटर रखता है? अगर मैं बात करूं, इसमें लिखा है नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। भाई वो क्या कहता है, जब गवर्नर का जो समय टेनर है जो खत्म होता है तो नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड, उसको नहीं हटाया जा सकता। मान लो गवर्नर को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, गुजरात के लिए, कहीं के लिए भी, तो ये कहता है कि उसको 5 साल के अंदर नहीं हटाया जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है,
एक फोन पर मतलब मिस कॉल से भी राष्ट्रपति अपनी इच्छा से प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है बेटा, तो ये भी इसका नहीं है। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स, मतलब 5 वर्ष पूरे होने के बाद गवर्नर को नहीं रखा जाएगा या उसका पद खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है भाई। किसी मान लो हरियाणा की बात करते हैं, सोलंकी की बात करते हैं, कैसे ऐसे कहीं गवर्नर आए तो उनको 10 वर्ष के लिए भी रखा जा सकता है या 5 वर्ष, या फिर जब तक अगला नहीं आएगा तब तक उसको रखा जा सकता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की इच्छा के आधार पर ही होता है, तो उसको 5 वर्ष के अंदर नहीं हटाया जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको हटाया जा सकता है एक मिस कॉल से ही, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब दूसरी बात जो करता है, नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स, बियॉन्ड 5 ईयर्स, भाई 5 वर्ष के बाद भी उसको नहीं रखा जा सकता अपने पद को। भाई ऐसा क्यों नहीं है, रखा जा सकता है, राष्ट्रपति जो चाहे वो कर सकता है इसकी पोस्ट के लिए, तो आर्टिकल 56 ये कहता है। तो ना ये है और ना ही ये है, तो इसका आंसर आपके सामने है, आप सभी जानते हैं, ना 1 है ना 2 है, तो उसका आंसर ये रहा 1, neither 1 nor 2। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें वही बताया गया है भाई कौन से ऐसे राज्य हैं, सॉरी ऐसे कौन से मैटर है जिसमें आधे राज्यों की परमिशन जरूरत पड़ेगी, वो कौन कौन से मैटर है, ये रहा ये रहा। लेकिन ये क्या है, वो अलग पर्सनल मैटर, ये पर्सनल मैटर ऑफ स्टेट, ये किसी भी राज्य का पर्सनल मैटर है, ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तो इसका आंसर आपको पता ही है। उसके बाद देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। भाई यहां पर जो आपका 5वां क्वेश्चन है बच्चों, अब 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई, व्हाट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज ए कन्वेंशन। भाई इनमें से कौन सा एज ए कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है। अगर हम बात करें, अब पहला पॉइंट क्या कहता है, फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। भाई सिंपल सी बात है, वित्त मंत्री जो है वो लोअर हाउस का हो सकता है, वो अपर हाउस का भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई कॉन्फ्रेंस का मैटर या कोई संविधान में ऐसी कोई सम्मेलन की बात नहीं होती है, लाजमी है। अब बात करें सेकंड, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लॉसेस द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। सिंपल सी बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री अपनी जो मेजोरिटी है, बहुमत है, उसके जो एमपीज होते हैं, अगर उनकी मेजोरिटी वो खो देता है, ठीक है, अगर उनकी मेजोरिटी वो खो देता है तो क्या होगा, तो क्या होगा, उसको सिद्ध करना पड़ता है, तो प्रॉपर एक क्या होती है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, कन्वेंशन होता है। लेकिन संविधान में ये जो है लिखित रूप में नहीं है कि जो कॉन्फ्रेंस है वो होगी, तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस नहीं है और ना इसने लिखा है, तो ये इसका आंसर नहीं है। ऑल सेक्शन ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। भाई जो मंत्री है वो सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी वर्ग जितने भी हैं वो सभी को करते हैं, इसके लिए कोई कॉन्फ्रेंस मैटर ना इसमें दे रखा है और ना ही लिखा हुआ है, तो इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना, तो ये है। अब इसमें सेकंड जो है, इसका आंसर सेकंड ही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को सिद्ध करना पड़ता है बहुमत, और बहुमत सिद्ध करना है तो उसको कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, एक प्रॉपर उनको कन्वेंशन होता है, लेकिन संविधान में कन्वेंशन के लिए लिखित रूप में नहीं है, तो इसका आंसर बी है। जो डी है वो क्या कहता है, भाई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो लोकसभा स्पीकर उसके टाइम से पहले, मान लो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वो अपनी पोस्ट पर, लोकसभा स्पीकर जो है उसका टाइम होता है भाई, उसके टाइम से पहले उस पोस्ट पर
बने रहेंगे या उससे कोई रिलेशन में, या फिर जैसे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, रिजाइन करता है, फिर वो किसे देता है, तो इन मामलों में क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई कन्वेंशन की जरूरत नहीं होती है, इसमें कोई कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसा मैटर नहीं है। तो प्रॉपरली जो आ रहा है इसका आंसर वो ये है। आप समझ रहे हैं कि क्या से क्या हो रहा है। स्पष्ट रूप से जो इसमें लिखा हुआ नहीं है वो इसकी कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस तो होती है लेकिन संविधान में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ कि कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कुछ नहीं है, तो इसका आंसर ये है। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है ये रहा 6 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, देखिए भाई, छठा क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रपोज्ड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द एरिया ऑफ पंचायत राज, पंचायती राज। 73वां अमेंडमेंट कौन से इन चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं प्रपोज्ड करता है, उसमें नहीं दिया गया, वो ऐसा कौन सा मैटर है। पहला मैटर क्या है, 30% सीट्स इन ऑल इलेक्टेड रूरल लोकल बॉडीज विल बी रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स एट ऑल लेवल। एक छोटी सी बात है जो 30% सीट्स की बात करता है, तो ये तो है, सबको पता है। स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट देयर फाइनेंस, या फाइनेंस भी बोल सकते हैं, फाइनेंस कमीशन टू एलोकेट रिसोर्सेज टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। लाजमी है भाई, सभी राज्यों के अंदर जो रिसोर्सेज हैं फाइनेंस कमीशन का वो एलोकेट जो है वो परमिशन दी गई है कि उनका एक फाइनेंस कमीशन होता है, तो वो पहले से ही है ही 73 के तहत, तो ये भी है, ये भी है। तीसरा क्या है, पंचायती राज फंक्शनरीज विल बी डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड देयर ऑफिसेज इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। ये इसमें नहीं है, हालांकि हरियाणा, एमपी, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में 2 चाइल्ड के लिए रूल बनाए गए हैं, लेकिन ये बात 73 में नहीं है। सीधा आंसर ये रहा। जो 73 अमेंडमेंट जो है 73 अमेंडमेंट ये प्रपोज्ड नहीं करता, ये प्रपोज्ड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, अगर डी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो आपको ऑप्शन भी बता रहा हूं, क्वेश्चन का मीनिंग भी बता रहा हूं, सिलेबस बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पहले भी अब भी। इन क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा पॉलिटी का जो मैटर है वो सारा आ जाता है बच्चे। चौथा ऑप्शन है द इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 6 month टाइम इफ पंचायती राज बॉडीज आर। अब मैं बात कर रहा हूं 6 month, सिंपल सी बात है, अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो 6 महीने में इलेक्शन होते हैं, तो लाजमी है। ये तो 73 के तहत है ही, चाहे वो अशोक मेहता कमेटी हो, चाहे वो आपकी स्टार्टिंग से अगर बात करें बलवंत राय कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो, तो ये कहती है, तो 73 में ये डाल ही दिया गया था। तो 73 में ये भी रखा गया, ये भी रखा गया, लेकिन 73 में ये नहीं रखा गया, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके स्क्रीन पर 7 नंबर, ये रहा। इसमें 2 चीजें दी गई हैं बच्चों। अब जो 2 चीजों में जो है वो क्या है, देखिए, एक तो है ए ऑप्शन, एक है आर ऑप्शन। भाई अगर जो ये पॉइंट दिया गया है, क्या इसका सही रीजन ये है, पढ़ लेते हैं। रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कह रहा है भाई किसी भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है रिक्वायरमेंट के लिए, किसमें, किसी भी लोकल बॉडीज के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, पार्लियामेंट के लिए, कुछ भी, मतलब कह रहा है कि 33% जो सीट्स होती हैं उसके लिए किसी भी पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट के अंदर 33% की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे ऐसा क्यों नहीं है, ये तो गलत है बिल्कुल, रिक्वायरमेंट तो होती है। अगर रीजन पढ़े, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैन एलोकेट 33% ऑफ सीट्स दे कंटेस्ट टू विमेन कैंडिडेट्स विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भाई पार्टी जो है
बिना अमेंडमेंट के भी, देखो रिक्वायरमेंट तो है 33% की, लेकिन बिना रिक्वायरमेंट के भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी पार्टी, मान लो कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है, ये 90 सीट पर मान लो हरियाणा में इलेक्शन करती है, तो इसका 30% जो सीट्स हैं वो क्या है, महिलाओं को अपनी मर्जी से दे सकती है। तो ऐसा बिना अमेंडमेंट के भी किया जा सकता है, लेकिन अमेंडमेंट की जो है रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगी। ठीक है, तो ए जो है गलत है और जो आर है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद बच्चे अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये रहा स्क्रीन पर आपका 8 क्वेश्चन। अब देखिए 8 क्वेश्चन क्या कहता है। 8 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। इसमें से क्या कहा गया है भाई भारत के संविधान के लिए, अगर हम बात करते हैं तो क्या कहा गया है 8 नंबर पे, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कहता है राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा या पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, नहीं होगा, टू भी लिखा है ना, तो बिल्कुल सत्य है, सच है। पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। याद रखना जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से बना हुआ है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपके माइंड में अपने आप ही आना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल जब दोनों है तो दोनों होने चाहिए। आगे क्या है, ये पूरा प्रियम्बल दिया हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब दिया हुआ आपको पता ही है, प्रियम्बल की बात करता है। तो प्रियम्बल में जो बता रहा है, ये जो इसमें रखा है एक्स, इसका मीनिंग क्या है। अरे मीनिंग सिंपल है, आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो क्या हुआ था, वो बनकर तैयार हुआ था। तो इस तारीख को डिनोट करता है ये जो आपका एक्स जो लिखा हुआ है, तो ये तारीख है। और जो कमेंसमेंट हुआ था वो मतलब जो एक्टिव हो गया था वो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान ने काम करना शुरू कर दिया था। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं वो क्या होगा, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर, और ये क्या है 26 डे ऑफ नवंबर, और ये क्या है 26 डे ऑफ नवंबर। तो इनमें से आपका आंसर आपको पता होना चाहिए वो कौन सा होगा, आपको अच्छे से पता है। इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शाबाश, हमने किया है 9, अब है 10। देखिए भाई अब जो 10 नंबर क्वेश्चन है, विच वन of the following schedule of the Constitution of India contain provision regarding एंटी डिफेक्शन एक्ट। भाई एंटी डिफेक्शन एक्ट आपको मैंने एक क्वेश्चन में बताया था भाई 12 शेड्यूल होते हैं, ये कह रहा है एंटी डिफेक्शन एक्ट इसके लिए कौन सा है, इसे हम बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। आपको पता ही है आजकल राजस्थान में भी चल रहा है, पहले से हरियाणा में भी चल रहा है, बहुत सारे केसेस चलते हैं। तो ये किस शेड्यूल को, टोटल 12 शेड्यूल है, तो जो 10वां शेड्यूल है, 10वां शेड्यूल इसके अंदर दिया गया है, ठीक है, इसमें दिया गया है, ये 10वें शेड्यूल के अंदर। आपको बता देता हूं बच्चों, जो 10वां शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन के लिए है। 1985 की अगर बात करूं तब ये जोड़ा गया था। भारत के संविधान में एक 9 शेड्यूल जो है लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो था वो जोड़ा गया था 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट में, और ये जोड़ा गया था 85 में जो कि 52 अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया था। देखो लैंड रिफॉर्म आपको याद होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म कौन से में है, प्रॉपर्टी के लिए, लैंड के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। आपको पता है 9 लखा हार कौन पसंद करते हैं, रानी महारानी, तो 9 में क्या है उनकी प्रॉपर्टी है भाई, 9 लखा हार जो है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा उसकी बात करते हैं। तो 9
लोग 10-10 रुपए में बदल जाते हैं, लोग 10-10 रुपए में, तो दल बदल 10वें में है। तो इसका आंसर क्या है? 10th। आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या है, वो 10th है। अच्छा भाई, उसके बाद 11वें पे आइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज। अब इसमें से पहचानिए, भारत का संविधान इनमें से किसको प्रमुख तौर पर मानता है? ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को मानता है? नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज? नो, बिल्कुल भी नहीं। लैंग्वेज बेसिस पर अल्पसंख्यकों को नहीं मानता। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, दोनों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मानता है। भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स, संविधान के भाग 3 के अंदर एक धार्मिक अधिकार होता है। उसके बाद एक आता है माइनॉरिटीज के लिए, जो एजुकेशनल माइनॉरिटीज के प्रॉपर उनके संस्थान के लिए होता है, तो उसमें दिया गया है। और वो आपका, अगर मैं बात करूं, जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक है इसको मानते हैं, इसी को ही प्रपोज करते हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। उसके बाद आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, तो भारत का संविधान किसको प्रपोज करता है? क्या लिखा हुआ है इसमें? इसके लिए लिखा हुआ है भाई, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड इथनिक माइनॉरिटीज। नो, जातीय अल्पसंख्यकता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जातीय अल्पसंख्यकता जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर सी है। 12वां जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जब बात करते हैं, कैन बी इनिशिएटेड बाय द, किसमें शुरुआत कहां होती है? अरे सिंपल सी बात है, शुरुआत जो होगी वो चाहे तो लोकसभा में होगी, चाहे वो राज्यसभा में होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपके सामने है, ये रहा। प्रेसिडेंट थोड़ा शुरू करेगा इसको, या स्टेट के अंदर थोड़ा शुरू करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, दोनों में से किसी में भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद 13वां क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीसेंट अमेंडमेंट्स टू द इलेक्शन लॉ बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1996। अब जो ये क्वेश्चन है, ये रहा आपका क्वेश्चन। पहली बात तो क्वेश्चन ही क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीसेंट अमेंडमेंट्स टू द इलेक्शन लॉ बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, 1996 एक्ट के तहत। अब इसमें से जो प्रपोज करता है वो क्या है भाई? हमारे संविधान की जो हम बात करें, पहला पॉइंट, संविधान के द्वारा इनमें से जो गलत माना जाता है वो क्या है? इस 4 ऑप्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें क्या नहीं है संविधान में, इनमें से क्या सही नहीं मानता है? मान लो पहला पॉइंट, एनी कन्विक्शन, मतलब अगर हम बात करें किसी भी अपराधी की, चाहे वो नेशनल फ्लैग के लिए कह रहा हो, उसने उसका अपमान किया हो, संविधान का अपमान किया हो, तो उसको 6 वर्ष के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। सबको पता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, सच है। दूसरा है, देयर इज एन इंक्रीज इन द सिक्योरिटी डिपॉजिट। भाई मान लो जो इलेक्शन में सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है, अगर उसमें इंक्रीजमेंट है तो उसको फॉलो करना पड़ता है, ये भी सत्य है। कैंडिडेट कैन नॉट नाउ स्टैंड फॉर इलेक्शन फ्रॉम मोर देन 1 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। बेटा कम से कम 2 में एक आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, एक एमएलए यहाँ के लिए या यहाँ के लिए, या जैसे राहुल, सोनिया गांधी या मोदी, ये दो जगह से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इसमें लिखा है मोर देन वन, अधिकतम 1, नो, तो यही गलत है। इलेक्शन जो है क्या कर सकते हैं, वो 2 जगह से लड़ सकते हैं।
और लिखा है नो इलेक्शन विल नाउ बी, ये क्या लिखा है, काउंटरमेंडेड ऑन द डेथ ऑफ ए कंटेस्टिंग कैंडिडेट। मान लो कोई कैंडिडेट खड़ा है भाई, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए इलेक्शन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेंगे, कोई भी काउंटरमेंडेड नहीं करेंगे, कोई भी संशोधन नहीं करेंगे। मर गया तो मर गया भाई, कैंडिडेट था मर गया, तो कुछ चेंज वेंज होने वाला नहीं है। हाँ, अगर बनने के बाद कोई मर जाता है तो फिर इलेक्शन होते हैं 6 महीने के बाद, ये सब चीज़ें तो है ही हैं। तो इसका आंसर ये रहा आपका स्क्रीन पर। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा 14 क्या कहता है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 रेफर्स टू द, किस को रेफर करता है? 1992 में 73वें अमेंडमेंट के तहत इन चारों में से जो है वो कौन सा रेफर करता है? क्या, पहली बात तो ध्यान रखना, ये क्या है, पंचायती राज है। पंचायती राज एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द बॉडीज अडल्ट्स हु आर द नीड, और नो 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 नो, किसी भी अडल्ट के लिए या किसी व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्या कुछ करेगा या गेनफुल एम्प्लॉयमेंट करेगा। लेइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, यही तो है, पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है ना, ये आंसर है ना ये आंसर है, आंसर है ये पंचायती राज। पहले बताया मैंने, पंचायती राज को रेफर करेगा ये, सॉरी प्रपोज्ड करेगा, जो करता है। गारंटी टू राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, नो 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 नो, आपको पता है लाइफ के लिए आर्टिकल कौन सा है? लाइफ के लिए 21, और लिबर्टी के लिए, लिबर्टी आज़ादी, तो आपका जीने का अधिकार है, आपको आज़ादी का अधिकार है। 21 आर्टिकल बताता है, 21 और 19 के अंदर सब चीज़ें दी गई है। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, सुरक्षा का जिम्मा सब इसी के अंदर है। इक्वालिटी, ये फंडामेंटल राइट्स है। पंचायती राज में ये 4th पॉइंट भी नहीं है, तो ये भी इसका आंसर हुआ पंचायती राज, सिंपल। 73वें अमेंडमेंट में भाई क्या था? पंचायती राज था, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये रहा आपका, which article of the constitution provides that it shall be the endeavor of every state to provide the adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education। बेटा सभी जानते हैं जो आर्टिकल आपका ये है 350A, इसके तहत आप सभी जानते हैं, देखिए जो 15वां क्वेश्चन है आपको मैंने बताया मदर टंग के लिए, हाल ही में मोदी जी और बीजेपी सरकार ने एक काम किया है भाई, 5वीं क्लास तक मदर टंग, मातृत्व जो भाषा होती है, मातृभाषा होती है, उसी में शिक्षा दी जाएगी। इंग्लिश को कंपलसरी की बजाय एडिशनल कर दिया है, अपनी मर्जी से बच्चा चूज कर सकता है इंग्लिश लेनी है नहीं लेनी है। तो ये कौन सा आर्टिकल? वो है 350A के अंदर आता है। फिर आप सोच रहे होंगे जो आर्टिकल 349 है, 50 है, 51 है, ये सब क्या है? तो आपको मैं ये भी बता देता हूं इन सब के अंदर क्या होता है। सिंपल सी बात है, जो भाषा के लिए है, ये 349 में भी भाषा के लिए एक प्रोसेस होता है, भाषा के लिए कोई प्रक्रिया लागू करनी होती है कहीं भी, किसी भी चीज़ कभी भी, तो एक प्रोसेस है लैंग्वेज के लिए। और जो 350 है, अगर हम उसकी बात करें, आवेदन जो होते हैं ना, आवेदन देने होते हैं, वो हिंदी में देने होते हैं या किसी भाषा में देने होते हैं, उसके लिए होता है ये, आवेदन के लिए भी, ठीक है, आवेदन के लिए होता है। और ये हो गया प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज, ये हो गया आप कोई भी आवेदन वगैरह देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उसके लिए जो है लैंग्वेज बहुत ही कंपलसरी अपनी जो लैंग्वेज होती है। और 351 में क्या है? विश्व के अंदर अपनी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, 351
351 आर्टिकल 350A क्या बताता है मातृभाषा के बारे में। 349 प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज, प्रोसेस एक लैंग्वेज को लागू करना, जैसे कि 8 शेड्यूल है उसमें क्या है लैंग्वेज है। 8 शेड्यूल के अंदर क्या है, 8 आपको पता है 8वीं क्लास में बच्चा जो है वो प्रॉपरली भाषा को बोलना सीखता है। आपको एक ट्रिक में बता रहा हूं, तो भाषा सीख गया तो मतलब क्या है, उसको बोलना आ गया, बोलना आ गया तो 8वीं शेड्यूल में क्या है, भाषा है, 22 भाषाएं हैं। तो भाषा से रिलेटेड प्रोसेस है 349 में। एक आवेदन करने के लिए जो 350 है वो अपनी भाषा में कर सकता है। 351 में क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करना। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर हिंदी में बोलते हैं, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री है, तो उसका मतलब क्या है, हम अपने आर्टिकल इसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा ऐसा कहती, हमारा आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के लिए ऐसा कहता है। 16 क्या है, Which one of the following statements correctly describe the 4th schedule of the Constitution of India? भी क्या है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है जो कि 4th शेड्यूल के लिए है। अब आपको मैं 2 सेकंड के लिए बताता हूं 12 शेड्यूल के बारे में। पहले तो सबसे पहले हमारा एक देश बना और उसमें राज्य हैं, यूटी है। हमारा देश, उसमें यूटी राज्य बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक देश कहते हैं। तो उसमें पहले शेड्यूल में क्या है, हमारे एक लिस्ट है जिसमें देश है और यूटी है। फिर देश बनता है तो क्या होता है, हमें कुछ ऑफिसर्स, कुछ पोस्ट चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट, राजाओं की पोस्ट। तो सेकंड में क्या है, राजाओं की पोस्ट या उनकी बड़े जो पोस्ट होती है संवैधानिक, उनकी पोस्ट होती है। तो उनके लिए क्या होता है, सीट्स होती हैं। पहले में क्या है, देश बना, देश के अंदर क्या है, राज्य है, राज्य है, यूटी है। फिर क्या है, हमने क्या किया, जो बड़ी पोस्ट बनाई उनकी सैलरी डिसाइड की। अब जिनको सैलरी दी तो सेकंड हो गया, और जो सैलरी दी उनसे कसम, ओथ, अफर्मेशन तीसरे में, जब उन्होंने कसम खा लिया तो सीट चौथे में। 5वें में क्या है, जो ट्राइब्स एरिया होता है पूरे देश के अंदर, पैसे 5 पूरा देश। और 6 में क्या है, 4 विशेष राज्यों के लिए ही, जिसे हम बोलते हैं, मैंने ट्रिक बनाई है, ता में मई, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। इन 4 राज्यों में जंगली जनजातियों के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनकी सुविधाओं के लिए काम करना होता है। ठीक है, 6 में, 6ठा शेड्यूल। 7वां हम साथ साथ, केंद्र राज्य साथ साथ। 8वां भाषा। 9वां लैंड रिफॉर्म्स। 10वां दल बदल। 11वां पंचायत। 12वां म्यूनिसिपैलिटी शहरी। 11 से 11 गांव, 12 से 12 शहर। ठीक है, तो चौथा शेड्यूल क्या है, सीट्स। राज्यसभा में सीट्स, पावर्स ऑफ बिटवीन द इन स्टेट्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ये तो 7वां शेड्यूल है। कंटेन्स द लैंग्वेज, ये 8वां शेड्यूल है। कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी 8वां ही बता रहा है आपको। इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। अरे, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा वो 4 नंबर शेड्यूल में है, तो इसका आंसर हुआ ये। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, ये हो गया भाई। उसके बाद अब देखिए आप 17 क्वेश्चन भाई, 17 क्वेश्चन देखिए आप। ये कहता है मैच कीजिए भाई, करेक्ट कौन सा कहां पर है। अगर मैं बात करूं क्लियरली आपसे, ये देखिए, हाँ आपके सामने मैं ऑप्शन भी ले आऊंगा ना। लिखा है भाई कौन सा किसके सामने करेक्ट है, ये है इसका क्वेश्चन नंबर जो है। अब देखिए, ठीक है, 17 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 17 क्वेश्चन में देख रहता हूं मैं क्या है। ए क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991, 1991 में जो अमेंडमेंट हुआ था, तो वो अमेंडमेंट ये किससे जुड़ेगा। अगर मैं देखूं नेशनल कैपिटल रीजन, तो इसका आंसर है ये
1991 में अमेंडमेंट हुआ था नेशनल कैपिटल रीजन के लिए, ठीक है, 69th। उसके बाद जो है दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1994, अमेंडमेंट भी दे रखा है। 1994 जो अमेंडमेंट हुआ था वो किससे जुड़ता है, वो है इसका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेवल जो है रेंट ट्रिब्यूनल, ये इससे जुड़ा हुआ है, रेंट ट्रिब्यूनल से, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000, इसका सबको पता होना चाहिए भाई। अरे ये देखिए 10th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन हुआ था ना, इसकी सिफारिश जो थी वो 2000 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसी के बेस पर था। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 जो कि 83rd है, ये क्या है 18th अमेंडमेंट, ये क्या है 83rd अमेंडमेंट। और बचा क्या है आपका, पंचायत के लिए कुछ है ही नहीं है, तो बचा आपका ये नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन पंचायती राज इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से जो संबंधित था वो आपका कौन सा था, तो ये क्या हो गया, अगर हम बात करें पहले का 5, दूसरे का 1, ठीक है, और तीसरे का 4, चौथे का 2 हो गया, 5 1 4 2, 5 1 4, ये रहा आपका ए आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपका 18 क्वेश्चन, अच्छा भाई ये देखिए 18 क्वेश्चन, ठीक है। 18 क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी created, which one of the following schedule of the constitution must be amended? Indian constitution is to be created, which of the following schedule of the constitution must be amended? इसका आंसर बहुत सीधा है, अगर हम बात करें सीधा तो वो क्या है, फिर न्यू स्टेट, मान लो पहले 14 राज्य थे, 15 हो गए, 18 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, 28 हो गए, 29 भी हुए थे, तो ये चीज़ें कौन से में है, वो पहले के, मैंने कहा था ना देश बनता है उसमें स्टेट होते हैं, यूटी होते हैं, तो उसका फर्स्ट है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये हो गया आपका 19 को देखते हैं अब हम, ये रहा, मैच करना है भाई, कौन सा आर्टिकल क्या बताता है। अगर हम मैच की बात करते हैं तो उसकी बात ही करेंगे, तो सीधी सी बात है, ऑप्शन मिलेंगे आपको, और ये है आपका 54 आर्टिकल। अरे हमने जो बात की थी गवर्नर की, तो उसमें 156 था ना, तो 54 में क्या है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। 75 में है, बिल्कुल ये रहा, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट है, प्रेजेंट करता है। 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, हम 155 156 की हमने दूसरे चौथे क्वेश्चन तीसरे में शायद बात की होगी, तो उनसे जुड़ा हुआ 155 अपॉइंटमेंट की गवर्नर करता है, तो इसका आंसर हुआ ये सीधा ही हो रहा है। 1 2 3 164 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड ओ माय गॉड, ये रहा, क्योंकि 168 169 170 168 69 71 इसमें क्या है, स्टेट असेंबलीज हैं, तो उससे पहले आर्टिकल बात करता है मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कंपोजिशन है, ओ सॉरी कंपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ ये आर्टिकल 168 में आती है, ये वाली 168 169 इनमें आती है, ठीक है। तो आपका सीधा हो गया, एक का 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बच्चों, ये रहा, ये देखिए 20वां क्वेश्चन जो कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to send back any matter of for reconsideration by the council of minister। अरे वाह, मंत्रियों को जो प्रॉपरली एक अधिकार दिया गया है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया है,
वो कौन सा एक्ट है जिसके तहत वो अधिकार रखता है कि वो जो बिल पास नहीं किया राष्ट्रपति ने उसको वापस भेजना है, और ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है। तो ये है आपका 44। बच्चों ये आपका 78 में अमेंडमेंट हुआ था। अगर मैं बात करूं 78 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। अगर मैं इसकी बात करूं ये 1975 में हुआ था, और 42 तो सभी जानती है 1976 में हुआ था। और अगर मैं सिर्फ बात करूं किसकी, 40 की, देखो 40 की अगर मैं बात करता हूं ये भी आपका 1976 में ही हुआ था। तो कौन सा अमेंडमेंट है जो रिकंसिडरेशन के लिए एक राइट देता है मिनिस्ट्री को, वो 78 में 44 अमेंडमेंट था। ठीक है, तो ये है सारी बातें आपके सामने। तो बच्चों आज मैंने सभी बच्चों के लिए भी क्लास रखी है, और स्पेशल मैंने अपने बैच के लिए भी क्लास रखी है। बच्चों मैं सबसे पहले एक आज आपसे बात करना चाहूँगा। सॉरी मेरे वो बच्चे जो अभी मेरे बैच में हैं, जो पर्सनल क्लास में चल रहे हैं, आज मैं उनको क्लास नहीं दे पाया था, और वाईफाई की वजह से जो नेट कनेक्शन जो प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से उनको क्लास नहीं दे पाया। बल्कि मैं ये बोलता हूँ बेटा सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आज मैं आपको क्लास नहीं दे पाया। इसलिए मैंने फिर सभी बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए कुछ टाइम के लिए क्लास रखी है ये, और ताकि हमारे सभी बच्चे भी देख लें, और हमारे जो मेरे बैच वाले बच्चे हैं यूपीएससी के लिए, जो जिन्होंने बैच ज्वाइन किया है, उनके लिए ये स्पेशल क्लास आपके लिए रखी है। और साथ में हमारे सभी बच्चे हैं जो हमसे बहुत प्यार करने वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास मैंने रखी है। तो ज़्यादा लंबी नहीं खींच रहा हूँ क्लास को, क्योंकि आप शायद कम देख पाते हैं रिकॉर्डिंग क्लास। तो बच्चों जो मेरे पर्सनल बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए पर्सनल क्लास है ये, और मैंने यूट्यूब पर भी इसीलिए डाली है ताकि मेरे सभी बच्चों का इसमें फ़ायदा हो सके, और आने वाले टाइम में अगर जो बच्चा जुड़ना चाहता है वो प्रॉपरली इससे जुड़ पाए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। कल आपकी क्लास हर हाल में होगी, वाईफाई का जैसे भी होगा, यहाँ वहाँ जहाँ भी मुझे जाना पड़े, मैं आपकी क्लास ब्रेकअप नहीं होने दूंगा, किसी भी हाल में ब्रेक नहीं होगी आपकी क्लास बिल्कुल भी। तो आज प्लीज़ आप इन क्वेश्चन पे ध्यान दें, और कल फिर से मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। और सभी बच्चे, मेरे जितने भी बच्चे चाहने वाले बच्चे हैं, वो सभी इस क्लास को ध्यान से देखें, और इसलिए इसको पब्लिक कर रहा हूँ इस क्लास को, ताकि सभी का इसमें फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में।